यूपी के अंदर देवबंद के करीब ज़िला मेरठ है, मेरठ ज़िला है। मेरठ ज़िले में एक गांव है जिसका नाम है दौराला। जब देवबंद की तरफ जाते हैं तो खतौली सकौती से पहले इसका एक स्टेशन आता है, बाएं हाथ पे शुगर मिल भी है, बहुत बड़ी, बहुत मशहूर है। अल्लाह की शान, इस गांव के अंदर मेरे जो मकतब के उस्ताद थे एक, उनका नाम था मुंशी नूरुल हसन। न वो रस्मी कारी थे, न मुफ्ती थे, न आलिम थे, मुंशी थे और बच्चों को कायदा बगदादी पढ़ाते थे तजवीद के साथ। एक मरतबा हजरत मौलाना हामिद हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के अजल्ल खिलाफा में से थे, वो उनको उन्होंने खत लिख कर दावत दी थी। तो वो ट्रेन से आने वाले थे दौराला। तो हजरत उस्ताद मेरे मुंशी नूरुल हसन, ये छोटा सा कम, शायद 7-8 साल उम्र रही होगी, तो वो ले जा रहे थे रेलवे स्टेशन और मुझे उंगली पकड़ के जा रहे और रास्ते में तजवीद के कायदे सिखा रहे थे। यरमलून का कायदा, हरूफ शमसी, हरूफ कमरी, ये सिखा रहे थे। फिर रास्ते में कहीं हजामत बनाने के लिए वो बैठे, लबे बनाने के लिए बाल जो साइड थे। तो मैं एक साइड पे बैठा था, अब वो हजाम काम कर रहा था। हाँ भाई, वो कायदा याद हो गया? कि जी याद हो गया। तो सुना दो फिर। मैं सुन, मुझे अच्छी तरह याद है, हजाम की दुकान पर बैठ के इस तरह से मुझे पढ़ा रहे थे। ये मुंशी नूरुल हसन हजरत थानवी से बैठ थे, हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह से बैठ थे। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, यानी आज़ादी से पहले की बात है, मुल्क आज़ाद होने से पहले की बात। उस वक्त 2 तहरीकें, 2 तंजीमें मुल्क में काम कर रही थी, एक कांग्रेस और एक लीग, और दोनों का मकसद यह था कि अंग्रेज़ों से इस मुल्क पे कब्जा छुड़ाया जाए। तो एक लीग थी और एक कांग्रेस। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह लीग की तायद कर रहे थे और हजरत मदनी वो कांग्रेस के हामी थे, और दोनों बड़े बड़े अपने मकाम पर पहाड़ थे इल्म मारिफत के। मेरे उस्ताद मुंशी नूरुल हसन साहब चूँकि हजरत थानवी से बैठ थे, लिहाजा सियासी एतबार से उनकी फ़िक्रों से हम आहंग थे, लिहाजा मेरठ के हल्के के लीग कमेटी के मेंबर भी थे। एक मरतबा ये कमेटी में पहुँचे, मीटिंग में पहुँचे कमेटी की, और उनसे कहा कि भाई हज़रत मदनी भी बुज़ुर्ग हैं, हज़रत थानवी बुज़ुर्ग हैं, तो लीग वाले हज़रत मदनी की शान में गुस्ताखी क्यों करते हैं, जो उनको बुरा भला अपने बयानों में क्यों कहते हैं? तो किसी ने फ़ौरन कहा, मौलाना हुसैन अहमद मदनी वो भी कोई बुज़ुर्ग हैं, वो भी कोई बुज़ुर्ग है। तो कहा अगर वो बुज़ुर्ग नहीं है आपकी नज़र में, तो ऐसी तंजीम से मैं अपना इस्तीफ़ा देता हूँ, और इस्तीफ़ा देकर अपने गाँव चले आए। दिल में एक सदमा था कि हज़रत थानवी जिस तंजीम की तारीफ फरमाते हैं उनका यह हाल है। तो इस सदमे को लेकर गए वो थाना भवन कि हज़रत से मैं जाकर कहूँगा, हो सकता है हज़रत को पता ना हो। वहाँ पहुँचे, अब रात का वक्त था, रात को वहाँ ठहरे। हज़रत के खादिम थे भाई इलियास, उनके सामने जिक्र किया कि भाई मैं तो बड़े बोझल दिल के साथ, भारी दिल के साथ यहाँ आया हूँ। मैंने मीटिंग के अंदर ये बात कही तो किसी ने मुझे कहा कि मौलाना हुसैन अहमद मदनी वो भी कोई बुजुर्ग हैं। तो मुझे बड़ा सदमा हुआ, तो मैं तो इस्तीफ़ा देकर आ गया। तो ये भाई लिया से इन्होंने क्या कहा, मौलाना हुसैन अहमद मदनी को आप भी बुजुर्ग मानते हैं? तो कर लो, वहाँ तो मामला था ही तकलीफ देने वाला, ये तो हज़रत के खादिम, इनका भी ये हाल है, फिर आगे क्या हाल होगा, अल्लाह ही खैर करे। अब सुबह को मजलिस हुई, हज़रत साहब को लेकर बैठे। हज़रत ने ख़त पढ़ा और ख़त में किसी साइल ने यह पूछा कि हज़रत देवबंद के अंदर हज़रत मदनी जो है वहाँ रहमती रहमत है, अफ़्व दरगुज़र है, और आपके यहाँ ज़हमती ज़हमत है, बाहर निकल जाओ, माफ़ी मांगो, सख्ती सख्ती है। तो हज़रत ने उसके जवाब लिखा, भाई वो तो दरिया है, और बहता दरिया अगर उसमें कोई पेशाब भी कर दे तो भी वो पाक होता है, उसकी नापाकी पे कोई असर नहीं, उसकी पाकी पे उस नापाकी का कोई असर नहीं पड़ता। तो बहता दरिया है, वो तो दरिया है, और मैं तो एक छोटा सा मटका और घड़ा हूँ कि जिसमें एक कतरा पेशाब डाल दो तो वो नापाक हो जाता है। जब ये बात कही तो मुंशी नूरुल हसन जो मेरे उस्ताद थे, फ़ौरन उनकी दिल की रगें खुल गई और फ़ौरन उन्होंने कहा कि हज़रत मुझे भी कुछ अर्ज़ करना है। करो। कहा मेरठ में ऐसा वाक़या पेश आया, मैंने फ़ौरन इस्तीफ़ा दे दिया और बड़े भारी दिल के साथ आपके पास आया
کہ آپ کو یہ سناؤں گا۔ رات جب قیام کیا تو آپ کے جو خادم بھائی الیاس، ان کے سامنے میں نے اس واقعے کا ذکر کیا تو بھائی الیاس نے بھی کہا کہ مولانا حسین مدنی کو آپ بزرگ مانتے ہیں؟ حضرت نے کہا آپ یہ واقعہ ان کے سامنے میرے سامنے کہہ سکتے ہیں؟ کہ جی ہاں۔ کہا بلاؤ بھائی الیاس کو۔ ان کو بلایا گیا۔ بھائی الیاس سے پوچھا ان کو آپ جانتے ہو؟ کہ جی ہاں میرے دوست کے یہ بھائی ہیں۔ کہا آپ کی ان سے کوئی دشمنی تو نہیں ہے؟ کہ نہیں میری کوئی دشمنی نہیں۔ کہ یہ کچھ سنانا چاہتے سنو گے؟ کہ جی ہاں۔ کہ سناؤ۔ کہ حضرت میں رات کو یہاں آیا اور میں نے ان کے سامنے یہ واقعہ میرٹھ کا سنایا تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ مولانا حسین مدنی کو بھی آپ کوئی بزرگ مانتے ہیں؟ حضرت نے پوچھا کہ آپ نے ایسے کہا تھا؟ کہ جی ہاں میں نے ایسے کہا تھا۔ دوسرے خادم کو آواز دی بلایا ان کا کان پکڑو اور نکال دو خانقاہ کے باہر۔ شروع سے نکال دیا۔ جب نکال دیا تو ان کو تنبہ ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ کہ حضرت مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہوئی، میرے معاف کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت مدنی کی شان میں تم نے گستاخی کی، وہاں جاؤ دیوبند اور وہاں سے معافی لکھوا کے لاؤ تب میں معاف کروں گا۔ اب یہ گئے دیوبند اور وہاں جا کر معافی کا تذکرہ کیا۔ حضرت نے ایک خط لکھ دیا کہ حضرت میں نے ان کو معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیں۔ حضرت نے فرمایا مجھے کیا پتا آپ نے وہاں جا کے کیا سنایا اور انہوں نے کس بات پر آپ کو معاف کیا، اس واقعے کو سناؤ اور اس واقعے کا خلاصہ وہ لکھیں اور پھر کہیں کہ یہ واقعہ میں نے سنا، میں نے اس واقعے پہ ان کو معاف کیا، آپ بھی معاف کر دو، تب میں سمجھوں گا کہ تم نے سچ بات کہی۔ پھر گئے، پھر کہا حضرت آپ کے بارے میں کسی نے یہ کہا تو میں نے اس پر یہ تبصرہ کیا، حضرت مجھ سے گستاخی ہوئی، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے، آپ مجھے پلیز معاف کر دیجیے۔ حضرت نے وہ واقعہ لکھا حضرت مدنی نے اور کہا حضرت میں نے ان کو معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیجیے۔ پھر حضرت نے معاف کیا، لیکن پھر بھی کہا خانقاہ میں مجلس میں بیٹھنے کی تو اجازت ہے لیکن مجھ سے بات کرنے کی اجازت نہیں۔